हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर अलका जैन के मार्केटिंग वीडियोस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कंज्यूमर शॉपिंग की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। इस प्रोसेस के पीछे रही हुई साइंस को हम इस वीडियो के जरिए लर्नर्स के सामने रखेंगे कि कस्टमर कुछ भी क्यों खरीदता है, कैसे खरीदता है और कहाँ से खरीदता है। जब एक बार वो कोई प्रोडक्ट खरीद लेता है तो उसे कैसे इवेल्युएट या डिस्पोज करता है। एक मार्केटिंग मैनेजर के लिए यह समझना बहुत आवश्यक है कि वो इस साइकोलॉजिकल साइंस के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को समझें। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे आने वाले मार्केटिंग वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। अब हम एक कंज्यूमर के बाइंग डिसीजन प्रोसेस पर चर्चा करेंगे। यहाँ सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि किस तरह के विभिन्न रोल इस बाइंग प्रोसेस में हो सकते हैं। खरीदारी की यह प्रक्रिया कई लोगों से अफेक्ट होती है, चाहे खरीदने वाला एक ही पर्सन हो। कॉटलर ने 5 रोल्स को अलग अलग करके हमारे सामने रखा है। पहला है इनिशिएटर, जो सबसे पहले किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने का आइडिया हमारे सामने रखता है। यह स्वयं कंज्यूमर भी हो सकता है या कोई और भी। सेकेंड रोल है इन्फ्लुएंसर का। अपनी स्टेटमेंट्स या व्यूज़ को एक्सप्रेस करके ये हमारे परचेज डिसीजन को प्रभावित कर सकता है। उसके बाद आते हैं डिसाइडर्स, जो असल में यह निर्णय लेते हैं क्या, कैसे और कहाँ से खरीदना है। नेक्स्ट है बायर्स, जो मार्केट में एक्चुअल परचेज करते हैं। सबसे अंत में है यूजर्स, जो प्रोडक्ट या सर्विस को यूज या कंज्यूम करते हैं। ये बाइंग बिहेवियर भी अलग अलग तरह का हो सकता है। कॉटलर ने 4 तरह के बाइंग बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया है: कॉम्प्लेक्स, डिसोनेंस रिड्यूसिंग, हैबिचुअल और वैरायटी सीकिंग। पहला है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। इस तरह के कॉम्प्लेक्स बिहेवियर में बाइंग डिसीजन प्रोसेस की सारी स्टेजेस एक एक करके कंज्यूमर द्वारा कवर की जाती हैं। कॉटलर ने इसे कॉम्प्लेक्स कहा है। हम इसे सबसे सीरियस बाइंग बिहेवियर कह सकते हैं, क्योंकि यह बिहेवियर तभी रिफ्लेक्ट होता है जब आप कोई ऐसी चीज़ खरीदते हैं जो बहुत महंगी है और आप इसे लाइफ में बार बार नहीं खरीदते या खरीद पाते, पर यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि आपका पर्सनल कंप्यूटर। कॉटलर के शब्दों में, इट अप्लाइज व्हेन प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव, बॉट इनफ्रीक्वेंटली, रिस्की एंड सेल्फ एक्सप्रेसिव. Buyer first develops beliefs about the product, then develops attitudes about it, and finally makes a thoughtful choice. अर्थात ये बिहेवियर तब अप्लाई होता है जब प्रोडक्ट महंगी है, कम खरीदी जाने वाली है और सेल्फ एक्सप्रेसिव है। यानी इस प्रोडक्ट से सामने वाले को आपकी पर्सनैलिटी के बारे में काफ़ी कुछ पता चल सकता है। इस बिहेवियर के अंतर्गत कंज्यूमर पहले प्रोडक्ट के लिए बिलीफ डेवलप करता है और फिर एटीट्यूड्स डेवलप होते हैं। फिर बहुत सोच समझ के किसी भी प्रोडक्ट के कौन सा ब्रांड लेना है इसको सेलेक्ट करता है। इस तरह कॉटलर खुद कहते हैं कि इस बिहेवियर में कंज्यूमर बहुत सोच समझ के साथ बाइंग डिसीजन लेता है। सो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर सीरियस होने के साथ साथ थॉटफुल भी है। इतना समझने के बाद कि यह कस्टमर कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर शो कर रहा है, मार्केटर को भी उसे हर तरह से प्रोडक्ट के बारे में एडुकेट करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी तरह का बिहेवियर हो सकता है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। इस बिहेवियर के अंतर्गत भी कस्टमर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ही खरीदता है जो कि बार बार नहीं खरीदी जाती, लेकिन एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग ब्रांड्स कोई ज़्यादा डिफरेंस में नहीं दिखाते। इस बिहेवियर में हमें सभी रोल्स, इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर और यूज़र देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये आमतौर पर फैमिली बाइंग होती है और फैमिली के सभी मेंबर्स अपना अपना बाइंग रोल निभाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पहली कार खरीदते हैं तो आपको ये डिसाइड करने में प्रॉब्लम आ सकती है कि कौन सी कार खरीदें, क्योंकि लगभग सभी कार मॉडल्स एक सा एक्सपीरियंस देते हैं। कॉटलर कहते हैं कि डिसोनेंस रिड्यूसिंग बिहेवियर तब अप्लाई होता है जब प्रोडक्ट महंगी और कम खरीदे जाने वाली तो होती ही है, रिस्की भी होती है, पर बायर आसपास घूमकर अपेक्षाकृत जल्दी और बेहतर निर्णय ले लेता है। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि वो खरीदने के बाद भी लेस सेटिस्फाइड रहता है। जब वो दूसरों की कार देखता है तो उसे लगता है कि मैं दूसरा मॉडल या ब्रांड खरीदता तो ज़्यादा अच्छा था। इस बिहेवियर टाइप में उसे खरीदे हुए ब्रांड के मुकाबले हमेशा दूसरे ब्रांड्स बेहतर लगते हैं। तीसरे टाइप का बिहेवियर है वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। ये टाइप वो है जिसमें बायर के पास ऑलरेडी एक डेफिनेटिव अल्टरनेटिव्स का सेट होता है टू मेक चॉइसेस फ्रॉम, और वो अपने बाइंग डिसीजन थोड़े जल्दी ले पाता है। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इन ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करने में, और यह सबसे ज़्यादा एंगेजिंग स्टेज भी होती है। याद करें, जब आप पिछली बार खाना खाने बाहर गए थे तो क्या हुआ था? आप उस समय वैरायटी सीकिंग बिहेवियर रिफ्लेक्ट कर रहे थे जब आपने अपने घर के पास के रेस्टोरेंट्स की लिस्ट में से एक रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया था। आई एम श्योर उस समय आपने एक रेस्टोरेंट के फीचर्स और एक एक फैमिली मेंबर्स की नीड्स को कोऑर्डिनेट किया होगा। मसलन, ये रेस्टोरेंट वेजिटेरियन नहीं है, दादी यहाँ नहीं खाएंगी, यहाँ सिर्फ इंडियन फूड मिलता है, फैमिली टीनेजर्स यहाँ पसंद नहीं करेंगे खाना, और आपने एक वो रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया होगा जो वेजिटेरियन भी था और मल्टी कुजीन भी।
कॉटलर के अनुसार ऐसा बिहेवियर तब दिखाई पड़ता है जब बायर एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड पर सिर्फ वैरायटी टेस्ट करने के लिए शिफ्ट होता है, ना कि डिससेटिस्फैक्शन के कारण। बायर के प्रोडक्ट के बारे में कुछ बिलीव्स होते हैं और वह थोड़ा बहुत इवेल्युएट करके प्रोडक्ट खरीद लेता है। कंजम्पशन के दौरान भी इसे इवेल्युएट करता रहता है, जैसा कि आपने अपने रेस्टोरेंट के एक्सपीरियंस में देखा होगा। ऐसे बिहेवियर में इन्फ्लुएंसर्स ऑलमोस्ट डिसाइडर का काम करते दिखाई देते हैं। ऐसा बिहेवियर मार्केट में अवेलेबल अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स के लिए भी देखा जाता है, जब आप किसी दूसरे ब्रांड की चॉकलेट या कुकीज खरीदना चाहते हैं। फोर्थ और लास्ट है हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। ये उन प्रोडक्ट्स के लिए होता है जिनकी ना सिर्फ ऑल्टरनेटिव्स की लिस्ट डेफिनेट होती है, बल्कि चॉइस भी ऑलमोस्ट डिसाइडेड ही होती है और खरीदने का डिसीजन लेने में बहुत कम वक्त लगता है। जैसे कि आपके बाल ज़्यादा बढ़ने पर आप हर 2 महीने बाद एक ही ब्यूटी सैलून में जाते हैं, ना कि हर महीने नया सैलून ट्राई करते हैं। आपके घर में जब नमक खत्म हो जाता है तो आपकी मदर आपके फादर से सिर्फ इतना कहती हैं कि नमक खत्म हो गया, शाम को लेते आना, और इसी सेंटेंस में परचेज डिसीजन तक की सारी स्टेजेस कंप्लीट हो गई, क्योंकि ब्रांड और क्वांटिटी वगैरह से पहले से ही डिसाइडेड होती है। सॉल्ट के केस में आपकी मदर डिसाइडर है, बायर चाहे आपके फादर ही हों। सारे फैमिली मेंबर्स यूजर्स होते हैं। इन्फ्लुएंसर्स का हार्डली इस बाइंग प्रोसेस में कोई रोल होता है। कॉटलर की राय में यह बिहेवियर तब अप्लाई होता है जब प्रोडक्ट बहुत फ्रीक्वेंटली खरीदे जाने वाली सस्ती सी चीज़ हो। बायर प्रायः इसके लिए बिलीफ और एटीट्यूड की नॉर्मल सीक्वेंस से नहीं गुजरते हैं और उनका बिहेवियर ब्रांड फैमिलियरिटी पर बेस्ड होता है, जैसा कि हमने अपने सॉल्ट के एग्जाम्पल में देखा। अब हम स्लाइड में दिखाई गई कॉटलर की स्टेटमेंट्स को समझ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर हाईली इन्वॉल्व होता है और सिग्निफिकेंट ब्रांड डिफरेंसेस हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि कंप्यूटर के एग्जाम्पल में। डिसोनेंस रिड्यूसिंग बिहेवियर में कंज्यूमर हाईली इन्वॉल्व होता है और सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स में एंगेज होता है, लेकिन बहुत कम ब्रांड डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि कार के एग्जाम्पल में। हैबिचुअल बिहेवियर में लो इन्वॉल्वमेंट होता है और लिटिल ब्रांड डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि सॉल्ट के लिए। वैरायटी सीकिंग बिहेवियर में लो इन्वॉल्वमेंट होता है, सिर्फ इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स की स्टेज को छोड़कर, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स के डिफरेंट ब्रांड्स में सिग्निफिकेंट परसीव डिफरेंस रिफ्लेक्ट होते हैं, जैसे कि कुकीज़ और चॉकलेट्स वगैरह में। आइए अब बाइंग प्रोसेस मॉडल की डिफरेंट स्टेजेस को देखते हैं। स्कॉलर्स ने इस प्रोसेस की 5 स्टेजेस आइडेंटिफाई की हैं और सिलसिलेवार हमारे सामने रखी हैं। हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। ये स्टेजेस हैं: नीड या प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, इंफॉर्मेशन सर्च, इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, परचेज डिसीजन और पोस्ट परचेज बिहेवियर या पोस्ट परचेज डिस्पोजल। आने वाली स्लाइड्स में हम इन स्टेजेस को डिटेल में समझते हैं। बाइंग प्रोसेस तब स्टार्ट होता है जब कोई ऐसी नीड महसूस की जाती है जो एट प्रेजेंट पूरी नहीं हो पा रही है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी चीज़ के आपकी पोजीशन में आ जाने से या कोई सर्विस ले लेने से सॉल्व हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट। नमक तो आपकी किचन की नीड है, पर अगर आपके घर में कोई अचानक बीमार पड़ गया है तो व्हील चेयर जैसी प्रोडक्ट उसकी चलने फिरने की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करती है। दूसरी स्टेज है इंफॉर्मेशन सर्च, जिसमें फ्यूचर कंज्यूमर अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू करता है कि किस किस तरह की प्रोडक्ट या ब्रांड से मेरी ये नीड सेटिस्फाई हो सकती है या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये इंफॉर्मेशन ना केवल प्रोडक्ट और ब्रांड के बारे में होती है, बल्कि प्रोडक्ट कहाँ मिलेगी, कितने की है, ये सब भी इसी स्टेज के दौरान आता है। थर्ड स्टेज में आप ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करना शुरू करते हैं कि किस ब्रांड में आपके लिए सूटेबल फीचर्स हैं और कौन सा ब्रांड आपकी प्राइस रेंज में है। इस स्टेज के बाद आप फाइनली फोर्थ स्टेज पर पहुंच जाते हैं, जहां आप अपना परचेज डिसीजन लेने की पोजीशन में होते हैं, जहां एक्सचेंज प्रोसेस कंप्लीट करके आप प्रोडक्ट की ओनरशिप ले सकते हैं। इसके बाद के स्टेज है आपके पोस्ट परचेज बिहेवियर की, जहां आपका इस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में एक्सपीरियंस आपके ब्रेन में रिकॉर्ड हो जाता है आपके नेक्स्ट बाइंग प्रोसेस की इंफॉर्मेशन सर्च और ऑल्टरनेटिव इवेल्युएशन की स्टेज के लिए। यही आपको फ्यूचर में यह प्रोडक्ट दोबारा खरीदने या ना खरीदने के लिए मोटिवेट या डीमोटिवेट करेगा। आइए अगली स्लाइड्स में अब इन स्टेजेस को अलग अलग स्तर पर देखते हैं। फर्स्ट स्टेज है नीड रिकॉग्निशन। यह स्टेज तब एग्जिस्ट करती है जब कोई फ्यूचर कंज्यूमर की एग्जिस्टिंग स्टेज और डिजायर्ड स्टेज में कोई डिफरेंस रियलाइज करता है। यहाँ तक कि नमक जैसी वस्तु की खरीद में भी हम यह गैप एनालिसिस देख सकते हैं, जो कि एक गृहिणी द्वारा किया जाता है। वो नमक खत्म होने से पहले ही यह समझ लेती है कि यदि नमक खत्म हुआ तो किचन का स्टेटस डिजायर्ड स्टेज से नीचे आ जाएगा और एक गैप क्रिएट हो जाएगा। इस गैप को खत्म करने के लिए वो नमक मंगवाती है। जरा इमेजिन कीजिए यदि आपको एक दिन बिना नमक के खाना मिले, तो आप खुद ही इस गैप को एज अ कंज्यूमर तब एनालाइज कर सकेंगे। इस गैप को हमने स्लाइड में भी दिखाया है। यह एक जनरल गैप एनालिसिस ग्राफ है
जो हमने फर्स्ट स्टेज नीड रिकॉग्निशन पर अप्लाई किया है। जैसे ही आप यह गैप समझते हैं, आप मोटिवेटेड हो जाते हैं अपने एक्चुअल स्टेटस से डिजायर्ड स्टेटस पर आने के लिए, ऑफ कोर्स किसी प्रोडक्ट या सर्विस की शॉपिंग के साथ। प्रॉब्लम और नीड रिकॉग्निशन प्रायः इन कारणों से सामने आती है: हायर एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन, करंट डिससेटिस्फैक्शन, न्यू नीड और प्रोडक्ट डिप्लीशन। फर्स्ट रीजन हो सकता है हायर एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन, यानी हम जो प्रोडक्ट या ब्रांड ऑलरेडी यूज कर रहे थे उससे हम सेटिस्फाइड तो थे, पर हमें पता लगता है कि कोई दूसरा ब्रांड हमारी इस नीड को बेहतर तरीके से सेटिस्फाई कर सकता है, तो हमारा डिजायर्ड लेवल सडनली रेज कर जाता है और गैप क्रिएट हो जाता है। उदाहरण के तौर पर आप लिखने के लिए दो अलग अलग रंगों ब्लू और रेड पेन का इस्तेमाल कर रहे थे और आपकी दो रंगों से लिखने की नीड पूरी तरह फुलफिल हो रही थी। आप अपने फ्रेंड को एक ऐसा पेन यूज करते हुए देखते हैं जिसमें ब्लू और रेड दोनों कलर के रिफिल एक ही पेन स्टिक में थे। अब आपकी वही नीड ये नया पेन बेहतर तरीके से पूरी करेगी और आप भी चाहेंगे कि आपके पास एक ऐसा ही पेन हो जो दोनों रंगों में लिख सके और आपको उस पेन को बार बार चेंज ना करना पड़े। दूसरा रीजन हो सकता है करंट डिससेटिस्फैक्शन। ये करंट डिससेटिस्फैक्शन आती कहाँ से है? इसके लिए हमें अपने उन ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स को देखना होगा जिन्हें हम अभी यूज तो कर रहे हैं और हमारी नीड भी उससे पूरी हो रही है, किंतु कुछ गैप्स के साथ। जैसे हमारे पिछले एग्जाम्पल में कि ब्लू और रेड कलर से लिखने की मेरी राइटिंग नीड पूरी तो हो रही थी, लेकिन कुछ गैप था, मुझे बार बार पेन चेंज करना पड़ता था। और अब आप एज ए कंज्यूमर कोई ऐसी प्रोडक्ट चाहते हैं जिसमें कोई गैप ना हो। ये कोई नई सर्विस या नया ब्रांड भी हो सकता है। फोर्थ रीजन हो सकता है एन एंटायरली न्यू नीड जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। न्यू नीड दो एरियाज से उभर के आती है। एक तो कस्टमर की साइड से, जैसे कि एक इंसान की नज़र अचानक कमज़ोर हो जाना और उसे स्पेक्स की नीड रियलाइज होती है। दूसरा एरिया जहाँ से यह नीड उभर के आ सकती है वह है मैन्युफैक्चरर की तरफ से। जब भी कोई इनोवेशन होती है तब मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर से पहले एक नीड को देख लेता है और उसके लिए प्रोडक्ट बना के मार्केट में उतार देता है, और तब कस्टमर रियलाइज करता है कि यह नीड एग्जिस्ट तो कर रही थी लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई थी। न्यू प्रोडक्ट इस तरह न्यू नीड का कारण बन जाती है। चौथा कारण हो सकता है प्रोडक्ट डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब है क्वांटिटी में कमी आना, यानी जब प्रोडक्ट खत्म हो जाती है तब हम ज़रूरत महसूस करते हैं कि उस प्रोडक्ट की और क्वांटिटी खरीदें। ये हमारी किचन में ग्रोसरीज के साथ भी होता है और वार्डरोब में हमारे कपड़ों के साथ भी। बाइंग प्रोसेस की दूसरी स्टेज है इंफॉर्मेशन सर्च। एक बार नीड या प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज हो जाए तो फिर ह्यूमन बीइंग किसी प्रोडक्ट या सर्विस के जरिए उस नीड को पूरा करने की कोशिश करता है, और वो भी फौरन। वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि क्या चीज़ उसकी नीड पूरी कर सकती है या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है और वो उसे कैसे प्राप्त होगी। वो अपने सोशल एनवायरनमेंट में परिवार तथा मित्रों से यह जानकारी इकट्ठी करता है या फिर मैन्युफैक्चरर के मार्केटिंग कम्युनिकेशन से जो इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचती है उसे कलेक्ट करता है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसी जानकारी उसे उपलब्ध करवा सकती हैं। बहुत से केसेस में आपका अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस भी कि आपने उस प्रोडक्ट को कैसे हैंडल किया था या कैसे यूज़ किया था वो भी आपके ब्रेन में इम्प्रिंट हो चुका होता है और इस बाइंग प्रोसेस में इंफॉर्मेशन का काम करता है। जैसे अगर आप नए स्पोर्ट्स शूज़ खरीदना चाहते हैं तो आपने जो पुराने ब्रांड्स यूज़ किए हैं वो आपके लिए कैसे रहे, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से होती है। इस सारी इन्फॉर्मेशन के आधार पर बाइंग प्रोसेस के नेक्स्ट स्टेज में एंटर होते हैं। और यह तीसरी स्टेज है इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। यह स्टेज, जैसा कि मैंने पहले कहा है, कि बायर के लिए बहुत क्रूशल होती है क्योंकि यहीं से कंज्यूमर द्वारा खर्च की जाने वाले पैसे और एफर्ट्स के रिटर्न में जो मिलने वाला है उसकी वैल्यू का निर्णय होगा। ये वो समय है जब फ्यूचर कंज्यूमर प्रोडक्ट से रिलेटेड अपने दिमाग में उठ रहे सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करता है। यह प्रश्न हो सकते हैं व्हाट इट इज़, ये प्रोडक्ट है क्या और क्या ये मेरी ज़रूरत पूरी कर पाएगी या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाएगी। ये होगा मार्केटिंग मिक्स का फर्स्ट पी यानी प्रोडक्ट। सेकेंड क्वेश्चन हो सकता है कैन आई अफोर्ड इट्स प्राइस और व्हाट वैल्यू विल आई गेट इन एक्सचेंज ऑफ दिस प्राइस बंडल, यानी क्या मैं इसका प्राइस पे कर सकता हूँ या जो प्राइस मैं पे करूँगा उसके बदले में मुझे क्या प्रोडक्ट फीचर्स मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन होगा वेयर डू आई गेट इट फ्रॉम, मुझे ये चीज़ मिलेगी कहाँ से। इवेल्युएशन की इस थर्ड स्टेज में थर्ड पी प्लेस का भी बहुत महत्व है। यदि आप कोई वस्तु इसलिए नहीं खरीद पाते हैं कि आपकी पॉकेट में इतने पैसे नहीं हैं, तो कभी कभी आप किसी वस्तु को इसलिए भी नहीं खरीद पाते हैं कि वो आपके नज़दीक के एरियाज में उपलब्ध नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन मार्केटर के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन के बारे में हो सकता है कि क्या यह वाकई में सही है, ये प्रोडक्ट मेरी प्रॉब्लम इसी तरह से सॉल्व करेगी। इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए आप वापस अपने एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करते हैं या अपने सोशल सर्कल के एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में परचेज डिसीजन का प्रोसेस अब हम डिस्कस करेंगे। अभी तक के प्रोसेस में
कंज्यूमर अपनी नीड से रूबरू हो चुका होता है, सॉल्यूशन या प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसे एनालाइज कर चुका होता है। अब आप प्रोसेस की फाइनल स्टेज पर हैं कि आप कौन सा ब्रांड या कौन सा प्रोडक्ट खरीदेंगे। परचेज डिसीजन के प्रोसेस के स्टेजेस स्लाइड में आपके सामने हैं। हम इसे अपने पुराने एग्जाम्पल स्पोर्ट्स शूज़ की हेल्प से ही समझते हैं। मान लीजिए आपको स्पोर्ट्स शूज़ खरीदने हैं और मार्केट में टोटल 8 ब्रांड्स ही अवेलेबल हैं। ये हुआ टोटल सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट बॉक्स में मार्केट में अवेलेबल सभी 8 ब्रांड्स दिखाए गए हैं, जिन्हें हमने ब्रांड ए, ब्रांड बी से लेकर ब्रांड एच तक के नाम दिए हैं। सेकेंड बॉक्स में उन ब्रांड्स के नाम हैं जिनके बारे में फ्यूचर कस्टमर्स को सेकेंड स्टेज इंफॉर्मेशन सर्च में जानकारी मिली है। वो 5 ब्रांड्स दूसरे बॉक्स में दिखाए गए हैं। थर्ड बॉक्स में सिर्फ वो 3 ब्रांड्स हैं जिन्हें कस्टमर अभी खरीदने के लिए कंसिडर ही कर रहा है। और फोर्थ बॉक्स में हमें उसकी फाइनल 2 चॉइसेस दिखाई दे रही हैं, क्योंकि तीसरे ब्रांड एफ को वो एलिमिनेट कर चुका है। लास्ट फिफ्थ बॉक्स में हम केवल एक ही ब्रांड ए को देखते हैं, जिसके लिए कंज्यूमर परचेज डिसीजन ले चुका है कि वो यही खरीदेगा। परचेज डिसीजन के इस प्रोसेस में बहुत सारे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स भी होते हैं जो कंज्यूमर की इवैल्यूएशन और अल्टीमेटली परचेज डिसीजन को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ये इन्फ्लुएंसेस आते हैं साइकोलॉजिकल, सोशो कल्चरल, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, मार्केटिंग मिक्स और सिचुएशनल फैक्टर्स से। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, लर्निंग, वैल्यूज, बिलीव्स, एटीट्यूड, लाइफस्टाइल वगैरह एक कस्टमर के परचेज डिसीजन को प्रभावित करते हैं। मार्केटिंग मिक्स वो फैक्टर्स हैं जो कंपनी के एफर्ट से कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए किए जाते हैं। सोशो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस कस्टमर के सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट से आते हैं कि उसके रेफरेंस ग्रुप किस तरह के हैं, वो किस सोशल क्लास को बिलोंग करता है, वो जिस कल्चर या सब कल्चर से है, उसके नॉर्म्स क्या हैं। एक और इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर आता है फ्यूचर कस्टमर की इकोनॉमिक पोजीशन से कि उसका इनकम लेवल क्या है, स्पेंडिंग की तरफ उसका क्या एटीट्यूड है, उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स क्या है इत्यादि। डेमोग्राफिक फैक्टर्स जैसे फैमिली साइज और फैमिली लाइफ साइकिल, ऑक्यूपेशन, एज, जेंडर इत्यादि भी परचेज डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। कभी कभी विभिन्न प्रकार की सिचुएशंस भी कस्टमर के परचेज डिसीजन को अफेक्ट करती हैं कि जब वो ये डिसीजन ले रहा है उस समय उसकी फिजिकल सराउंडिंग्स कैसी हैं या सिचुएशन और कस्टमर के बीच किस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल सिचुएशन है और इस सिचुएशन में अगर उसे एक महंगा पेन भी खरीदना पड़े तो खरीदेगा, जो उसके रूटीन बाइंग बिहेवियर से थोड़ा हटके होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सोशो कल्चरल, पर्सनल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक और सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस बायर के परचेज डिसीजन को मोल्ड करते हैं कि वो कब क्या खरीदेगा। परचेज डिसीजन की यह फेज इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये कस्टमर और मार्केटर दोनों के लिए विन विन सिचुएशन नहीं है तो रिपीट परचेज या रिपीट सेल दोनों ही नहीं होंगी। कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस की लास्ट स्टेज है पोस्ट परचेज बिहेवियर या डिस्पोजल। एक बार परचेज डिसीजन लेके जब कस्टमर प्रोडक्ट का ओनरशिप अपने नाम ट्रांसफर करवा लेता है या कोई सर्विस कंज्यूम कर लेता है तो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को रिव्यू करने का टाइम आता है। कभी कभी कंज्यूमर प्रोडक्ट को खरीदता तो बहुत खुशी से है, लेकिन जब यूज़ करता है तो प्रोडक्ट परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंट और फिर डिससेटिस्फाइड हो जाता है। कभी शुरू में तो कस्टमर बेमन से प्रोडक्ट खरीदता है, लेकिन उसे यूज़ करने पर उसके एक्सप्रेशंस हैप्पी कस्टमर के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक घर खरीदते समय इकोनॉमिक लिमिटेशंस के कारण फैमिली मकान खरीद तो लेती है बट नॉट विद अ हैप्पी एक्सप्रेशन, लेकिन बाद में घर की सुविधाएं और पास पड़ोस देख के उनका वो घर छोड़ने का मन नहीं करता। लेकिन कभी कभी प्री परचेज और पोस्ट परचेज सिचुएशन में कोई अंतर नहीं भी आता। कभी सॉल्ट ऐसी चीज़ खरीदते हुए हमारे प्री और पोस्ट परचेज बिहेवियर में कोई अंतर नहीं होता। एक खास बात यह भी है, जब नीड रिकॉग्निशन प्रोडक्ट डिप्लेशन के बाद हुआ हो तो हैबिचुअल परचेज डिसीजन भी डिफरेंट तरह का पोस्ट परचेज बिहेवियर जनरेट करता है। जैसे अगर घर में नमक खत्म हो गया था और आपको एक टाइम बिना नमक का खाना परोसा गया तो उसी नमक की खरीद के बाद आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हैप्पी एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। पोस्ट परचेज बिहेवियर में अगला पॉइंट है पोस्ट परचेज एक्शन का, कि हम अपनी खरीदी हुई प्रोडक्ट को किस तरह इस्तेमाल करते हैं या उसके बाद किस तरह से उसे डिस्पोज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार प्रोडक्ट्स हम सिर्फ मार्केटिंग कम्युनिकेशन से प्रभावित होकर खरीद लेते हैं जबकि हमें उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। फिर वो चीज़ें घर आके एक कोने में बिना यूज़ किए पड़ी रहती हैं और हम सब कभी ना कभी इम्पल्सिव बाइंग के विक्टिम्स रहे हैं, राइट। थर्ड पॉइंट है ऑपरेशनल कॉस्ट्स का। ये कॉस्ट्स होती हैं मेंटेनेंस, रिपेयर, यूसेज वगैरह की कॉस्ट्स। ऐसा एक कार के एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। कई बार कस्टमर चाहता है कि कार की शुरुआती कीमत चाहे कुछ अधिक हो लेकिन उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो, और ऐसे फीचर्स भी प्रोडक्ट के प्रति कंज्यूमर का पोस्ट परचेज बिहेवियर डिसाइड करते हैं, क्योंकि एक सस्ती कार की हाई मेंटेनेंस कॉस्ट कस्टमर का
पोस्ट परचेज बिहेवियर डिससेटिस्फाइड रिफ्लेक्ट कर सकती है। आइए अब समझें कि बाइंग और सेलिंग कैसे दो पैरेलल प्रोसेस हैं। एक मार्केटर के लिए कंज्यूमर बाइंग डिसीजन को समझना और एनालाइज करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि वो इस प्रोसेस के स्टेप्स को समझकर उनके मुताबिक अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ और कम्युनिकेशंस को मोल्ड कर सके या सही टाइम पर सही मार्केटिंग एक्टिविटी का डिसीजन ले सके। एक मार्केटर की बाइंग प्रोसेस के साथ कोऑर्डिनेट की हुई मार्केटिंग एक्टिविटीज़ ही कंपनी के लिए प्रॉफिट और बेहतर इमेज ला सकती हैं। आइए समझें कि किस बाइंग स्टेप पर मार्केटर को क्या सेलिंग एक्टिविटी करनी चाहिए। जब कस्टमर नीड रिकॉग्निशन फेज में है तो मार्केटर को चाहिए कि वो उसे अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर लिस्ट में आइडेंटिफाई करके टारगेट कर सके। ये प्रोस्पेक्टिंग सेलिंग की फर्स्ट स्टेज है। सेकंड बाइंग स्टेज यानी इंफॉर्मेशन सर्च में मार्केटर को अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन कस्टमर के लिए रेलेवेंट है वो पहुंचानी चाहिए। इसके लिए कंपनीज विभिन्न प्रकार के मार्केटिंग कम्युनिकेशन जैसे टीवी कमर्शियल्स या एडवर्टाइजिंग आदि का सहारा लेती हैं। साथ ही सेलिंग प्रोसेस में से प्री अप्रोच और अप्रोच स्टेजेस भी ये इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचा सकती हैं। बाइंग की जो थर्ड स्टेज है इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, वो मार्केटर्स के लिए बहुत क्रूशल है क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती भी मार्केटर के ब्रांड को कस्टमर की चॉइस लिस्ट में से एलिमिनेट करवा सकती है। अगर कस्टमर की नीड के साथ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट नहीं किया गया तो उसका बिजनेस कॉम्पिटिटर ब्रांड को मिल सकता है। प्रोडक्ट का फिजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ मार्केटर की हेल्प करता है। बाइंग प्रोसेस की फोर्थ स्टेज है परचेज डिसीजन, जो नाम से ही ऐसा हिंट देती है कि अब मार्केटर सब तरफ से सेफ है क्योंकि कस्टमर ने उसके ब्रांड को खरीदने का डिसीजन ले लिया है। पर फिर भी मार्केटर को अपनी जी जान लगा देनी चाहिए कि कस्टमर उसके ब्रांड से पलट ना जाए, यानी टाइम पर सूटेबल टेक्निक्स यूज करके डील क्लोज कर दी जाए। बाइंग प्रोसेस की पांचवी और लास्ट स्टेज में कस्टमर डिसाइड करने वाला है कि वो दोबारा ये प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं। सिर्फ सेटिस्फाइड पोस्ट परचेज बिहेवियर मार्केटर के लिए रिपीट परचेज ला सकता है। फॉलोअप और रिलेशनशिप मार्केटिंग यहाँ मार्केटर को लाभ पहुंचा सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं बाइंग डिसीजन प्रोसेस में प्रेजेंट साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स की। अभी तक हमने जो बाइंग प्रोसेस का मॉडल देखा है उसमें हम समझ पाए हैं कि कस्टमर किस प्रकार शॉपिंग करता है। साइकोलॉजी का यह विज्ञान मोटिवेशन, परसेप्शन, एटीट्यूड और लर्निंग आदि सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है। नीड या प्रॉब्लम रिकॉग्निशन की स्टेज पर कस्टमर मोटिवेटेड होता है एक सूटेबल प्रोडक्ट की खोज के लिए जो उसकी कम से कम एक नीड तो पूरी कर ही सके। सेकेंड स्टेज में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर परसेप्शंस क्रिएट हो जाती हैं। इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव स्टेज में प्रोडक्ट या ब्रांड के लिए एटीट्यूड डेवलप होते हैं, जबकि परचेज डिसीजन की फेज में इन सबको इंटीग्रेट करके डिसीजन लिया जाता है। एक बार प्रोडक्ट परचेज कर ली तो उसे यूज या कंज्यूम करने की एक्सपीरियंशियल लर्निंग रिपीट परचेज के लिए मोटिवेट या डिमोटिवेट करती है। बाइंग डिसीजन की सभी एक्टिविटीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, प्री परचेज, परचेज और पोस्ट परचेज। प्री परचेज के अंतर्गत आएंगे 3 स्टेजेस, नीड रिकॉग्निशन, इंफॉर्मेशन सर्च एंड इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। परचेज वो मेन एक्टिविटी है जिसमें एक्सचेंज प्रोसेस कंप्लीट होता है और प्रोडक्ट की ओनरशिप कस्टमर को ट्रांसफर की जा सकती है। पोस्ट परचेज स्टेज में प्रोडक्ट को किस तरह से यूज किया गया, डिस्पोज किया गया, ये सब इंक्लूड होता है। इंडिया जैसी कंट्री में हम किसी चीज़ को एक बार इस्तेमाल करके उसे ट्रैश नहीं करते, बल्कि उससे पहले उसे कई बार और कई तरीकों से इस्तेमाल कर लेते हैं। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की बड़ी खूबी है कि सीमित संसाधनों और असीमित जनसंख्या के बीच पोस्ट परचेज बिहेवियर द्वारा बेहतरीन संतुलन बनाए हुए है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कंजम्पशन की पोस्ट परचेज बिहेवियर हमें किसी अर्थव्यवस्था के बारे में कितना कुछ बता सकती है। अभी तक हमने एक इंडिविजुअल यानी आम इंसान के बाइंग प्रोसेस को भली भांति समझ लिया है, लेकिन प्रत्येक अर्थव्यवस्था में 2 तरह के कस्टमर्स तो होते ही हैं, एक इंडिविजुअल और दूसरे ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमर्स। ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमर का बाइंग डिसीजन प्रोसेस इंडिविजुअल से कुछ अलग होता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमर के बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो उसे इंडिविजुअल कस्टमर से अलग करते हैं। पहला है बल्क परचेज। ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमर की डिमांड अक्सर ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, जबकि एक इंडिविजुअल की बहुत लिमिटेड। बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी घरेलू यूज़ के लिए मेंटेनेंस सर्विस नहीं खरीदनी पड़ती, परंतु जब वही प्रोडक्ट ऑफिस के लिए खरीदते हैं तो एनुअल मेंटेनेंस आदि डिमांड की जाती है। जैसे आप ऑफिस एक्वेरियम के लिए मेंटेनेंस लेते हैं, लेकिन घर में आप फिश की देखभाल खुद ही कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग का स्कोप बहुत लिमिटेड है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्ट्स भी कम नंबर में दिखती हैं। जैसा हम इंडिविजुअल बाइंग में देखते हैं कि किसी भी न्यू नीड के लिए उसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है और संभव है कि इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव स्टेज में उससे कोई गलती भी हो जाए। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग में सेलर के सामने ज़्यादातर ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं जिनकी डिसीजन पावर इंडिविजुअल से कहीं बेहतर होती है।
चूंकि ऑर्गेनाइजेशनल बायर बल्क परचेज करता है, इसलिए वह रिटेलर को स्किप करके सीधा होलसेलर के साथ कम्युनिकेट करता है या फिर होलसेलर को भी स्किप करके सीधा मैन्युफैक्चरर से बात करता है। ऑर्गेनाइजेशंस को आर्टिफिशियल पर्सन्स भी कहा गया है, इसलिए इस आर्टिफिशियल पर्सन के बाइंग बिहेवियर को समझना भी मार्केटर के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग का प्रोसेस इस स्लाइड में दिखाया गया है। फर्स्ट स्टेप तो इंडिविजुअल बाइंग प्रोसेस की तरह ही है और यह है नीड रिकॉग्निशन, और यह नीड रिकॉग्नाइज की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के किसी मेंबर द्वारा। सेकेंड स्टेज थोड़ी अलग होगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में परचेज के लिए एक फॉर्मल प्रोसीजर होता है जो रिकॉग्नाइजर से डिमांड करेगा कि उसे किस तरह की प्रोडक्ट चाहिए, उसकी जनरल डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन दे। सो सेकेंड स्टेप हुआ प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। इसके बाद स्पेसिफिकेशंस प्रिपेयर करके इमीडिएट मैनेजर या बॉस को भेजी जाती हैं, जिसे यदि वह सूटेबल लगती हैं तो हायरार्की में सीनियर लेवल को भेजा जाता है, जहां उसका वैल्यू एनालिसिस किया जाता है। यदि वैल्यू एनालिसिस फेवर में रहता है तो एक सूटेबल सप्लायर की खोज की जाती है जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई कर सके। फिर सप्लायर को कांटेक्ट करके प्रपोजल इनवाइट की जाती है और नेक्स्ट फेज होता है प्रपोजल सॉलिसिटेशन। प्रपोजल सॉलिसिटेशन के बाद एक सप्लायर को फाइनल करके ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है और प्रोडक्ट की ओनरशिप इस आर्टिफिशियल पर्सन द्वारा ले ली जाती है। लास्ट फेज होती है परफॉर्मेंस रिव्यू कि प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कैसी है। वैल्यू एनालिसिस में जो कुछ एनालाइज किया गया उसमें कहीं कोई गैप तो नहीं है, तभी फ्यूचर में रिपीट परचेज का डिसीजन लिया जा सकेगा। अब हम इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग को तो भली भांति समझ चुके हैं, लेकिन एक और तरह का बाइंग बिहेवियर भी हो सकता है और वह है बाइंग डिसीजन फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। इस बाइंग प्रोसेस को बाइंग प्रोसेस न कह के अडॉप्शन प्रोसेस भी कहा जाता है। यह अडॉप्शन प्रोसेस एक इंडिविजुअल के न्यू प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस और फिर बाइंग की साइकोलॉजी को दर्शाता है। अडॉप्शन प्रोसेस की स्टेजेस हैं अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवेल्युएशन, ट्रायल एंड अडॉप्शन। जब पोटेंशियल कस्टमर को मैन्युफैक्चरर की मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के द्वारा न्यू प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है तो यह फर्स्ट स्टेज होती है अवेयरनेस की। अब न्यू प्रोडक्ट के बारे में क्यूरियोसिटी बढ़ती है और इंटरेस्ट, जो कि अडॉप्शन प्रोसेस की सेकेंड स्टेज है, वह क्रिएट हो जाता है। एक बार प्रोस्पेक्टिव कस्टमर का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है तो वह भी मार्केट में अवेलेबल सिमिलर प्रोडक्ट्स के साथ उनकी तुलना शुरू कर देता है। और यह है थर्ड स्टेज इवेल्युएशन। इवेल्युएशन के बाद वह न्यू प्रोडक्ट के ट्रायल के लिए रेडी होता है। यहाँ मार्केटर को फ्री सैंपल या अन्य आकर्षक योजनाओं द्वारा उसे ट्रायल के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक बार कस्टमर ने न्यू प्रोडक्ट को ट्राई कर लिया और उसका एक्सपीरियंस हैप्पी रहा है तो वो एक सेटिस्फाइड कस्टमर में कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट को अडेप्ट कर लेगा और कंपनी को रिपीट सेल्स देता रहेगा। रिपीट परचेज के केस में प्रोडक्ट न्यू नहीं रहेगी और इंडिविजुअल बाइंग डिसीजन प्रोसेस की स्टेजेस अप्लाई होंगी। अब हम देखेंगे कि क्या बाइंग डिसीजन प्रोसेस को हम एक सिस्टम की तरह देख सकते हैं, और यह वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है कि बाइंग प्रोसेस में भी एक सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट एग्जिस्ट करते हैं। इनपुट तो 2 डायरेक्शन से आता है, एक तो मार्केटर की तरफ से 4 पीस की फॉर्म में और दूसरा खुद कस्टमर के एनवायरनमेंट से कि उसका क्या सोशल बैकग्राउंड है, पर्सनैलिटी कैसी है, साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स कैसे हैं वगैरह वगैरह। प्रोसेस का पार्ट बाय नेचर ज़्यादा साइकोलॉजिकल है, जिसमें नीड महसूस की जाती है और पहचानी जाती है। एक्सपीरियंस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और फिर अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट किया जाता है। आउटसाइड एनवायरनमेंट से आने वाले सभी इन्फ्लुएंसेस भी इस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। आउटपुट खुद परचेज या ओनरशिप का हस्तांतरण है, जिसमें प्रोडक्ट का मालिक अब कस्टमर होता है। आउटपुट का सेकंड पार्ट होगा पोस्ट परचेज बिहेवियर, जो अगर पॉजिटिव हुआ तो रिपीट परचेज के लिए बैकग्राउंड तैयार रखेगा। अब आप यह पूछ सकते हैं कि जब बाइंग प्रोसेस पढ़ ही लिया तो उसे एज अ सिस्टम समझने की क्या ज़रूरत है। इस प्रोसेस को सिस्टम की तरह देखने से मार्केटर को अपने वीक एरियाज की कैटेगरी पता चलती है कि सिस्टम का कौन सा पार्ट वीक है और उसे कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लीड्स नहीं जनरेट हो रही हैं तो इनपुट वीक है। अगर कस्टमर मार्केटर के ब्रांड से कॉम्पिटिटर के ब्रांड पर शिफ्ट हो रहा है तो प्रोसेस वीक है। अगर कस्टमर रिपीट परचेज के लिए नहीं आता तो आउटपुट वीक है। अब मार्केटर सिस्टम के इन तीनों पार्ट्स पे अलग अलग फोकस कर सकता है और कंपनी में एक फोकस्ड स्ट्रेंथनिंग स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर सकता है और हाई प्रॉफिट्स के लिए इन तीनों को इंटीग्रेट भी कर सकता है। सो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि साइकोलॉजी ऑफ शॉपिंग को समझने के अपने गोल में हम कामयाब रहे और इंडिविजुअल बाइंग, ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग और न्यू प्रोडक्ट एडेप्शन के मॉडल्स अब हमारे लिए ईजी हो चुके हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। कीप वॉचिंग मार्केटिंग वीडियो लेक्चर्स बाय डॉक्टर अलका जैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड लक। बाय।